नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों सभी लोगों की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, उसके क्या कारण हैं और उसको निर्धारित किन कारणों से होता है। क्या हम किसी पर्सनैलिटी का अध्ययन किया जा सकता है और किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रतियोगिता परीक्षा में व्यक्तित्व का परीक्षण किन मापदंडों के आधार पर किया जाता है, इन सभी तथ्यों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये पहला सवाल आता है कि व्यक्तित्व क्या है। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व होता है कि एक व्यक्ति में निहित मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुण, इन सब का मिश्रण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये व्यक्ति के विशेष व्यवहार की प्रतिक्रिया, सोचने, महसूस करना और कार्य करने के अद्वितीय तरीके को दर्शाता है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति क्या सोचता है, ये उसके व्यक्तित्व से, उसका प्रतिक्रिया उसके व्यक्तित्व के अनुसार होती है। अगर किसी पैनिक सिचुएशन में कोई डरपोक आदमी डर जाएगा, वही एक बहादुर आदमी उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित उन मानसिक और शारीरिक शील गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिस्थिति में अद्भुत प्रतिक्रिया निर्धारित करता है। वही जो हमने अभी एक एग्जांपल दिया था कि किसी पैनिक सिचुएशन में उसके अनुसार तो अब बात करते हैं कि व्यक्तित्व निर्माण के मुख्य कारण क्या होता है। वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनती है। क्या इसको चेंज किया जा सकता है या फिर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो बन चुका है वही रहेगा, या फिर आने वाली पीढ़ियों में भी क्या वैसे ही रहेंगे। तो इसके मुख्य कारणों में मेन कारण आता है आनुवांशिकता। उसमें कुछ जो होते हैं जन्मजात गुण हमें मिलते हैं अपने माता पिता से, अपने जीन से। जैसे व्यक्ति कोई काला है, गोरा है, लंबा होगा या फिर छोटा होगा, शारीरिक दृष्टि से मजबूत होगा या फिर वो मानसिक रूप से शार्प होगा। ये कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं। उसके बाद कुछ पारिवारिक वातावरण, पालन पोषण, जो उसका बचपन है वो व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ज़्यादा मुख्य रोल निभाता है। किसी भी बच्चे के प्रारंभिक जीवन के अनुभव, उसके माता पिता का व्यवहार, उसकी संस्कृति, बचपन में जो सिखाया जाता है उसके हिसाब से, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसके बाद हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का प्रभाव भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत पड़ता है। दोस्त कैसे हैं, शिक्षक कैसे हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, ग्रामीण बैकग्राउंड का है, शहरी बैकग्राउंड का है, इन सब चीज़ों का एक व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा प्रभाव आता है। सामाजिक समूह में रहता है, यूनाइटेड फैमिली है या फिर छोटे छोटे परिवार में रहता है, क्या परंपराएं हैं। और उसके बाद एक आता है व्यक्तित्व अनुभव। कहाँ तक शिक्षा प्राप्त हुई है, किसी के जीवन में कोई विशेष घटनाएं हुई है क्या, उसने जीवन में कौन से संघर्ष झेले हैं, कितनी मेहनत करी है। इन सब चीज़ों के सम्मिश्रण से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी पर्सनालिटी बनती है। जैसे अगर कोई वर्ल्ड वार के टाइम या फिर वार की सिचुएशन में पैदा हुआ है तो वो, इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि वो व्यक्ति आगे जाके मजबूत बनेगा, क्योंकि उसने अपने शुरुआती जीवन में ही संघर्ष देख लिया है और संघर्षों से जूझना उसके लिए स्वाभाविक हो गया। वही कुछ जिसको शुरू से ही अच्छी चीज़ें मिली हैं तो वो उसके जीवन में अगर कुछ कठिनाई आएंगे तो उसके बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ती है। हालांकि ये पूरा श्योर नहीं है, 100% सही नहीं है, लेकिन ऐसा है। अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के तत्व। क्या क्या व्यक्तित्व के तत्व होते हैं। जैसे शारीरिक बनावट, व्यक्तिगत रंग रूप, ये किसी बंदे की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि उसका लुक होता है, फिर उसके बात करने का तरीका, उसकी समझ, उसकी बुद्धि, मानसिक क्षमता। हालांकि बुद्धि पे हम बाद में विस्तार से बात करेंगे।
ठीक है। तो उसकी मानसिक क्षमता, समझ, निर्णय शक्ति, भावनात्मक जीवन, क्या वो ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा है या फिर इमोशंस को छुपा पाता है, उसका स्वाभाविक व्यवहार क्या है, किसी भी सिचुएशन में उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या है, क्या जब कोई उसका जोक बना देता है तो अचानक से वो चिढ़ जाता है या फिर शांत रहता है, उसके नैतिक गुण, चरित्र, नैतिक मूल्य, क्या वो छोटे छोटे लाभ के लिए अपने नैतिक गुणों से इधर उधर हो जाता है। ये सब जो होते हैं ये पर्सनालिटी के तत्व होते हैं, मतलब व्यक्तित्व के प्रमुख तत्व है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे बनता है, उसका निर्माण में कौन से कारण महत्वपूर्ण होते हैं, उसके कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं उसका सिगमंड फ्राइड का व्यक्तित्व मनोविश्लेषण के सिद्धांत का। फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व 3 प्रमुख घटकों से बनता है। जो 3 फैक्टर है वो किसी भी इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करने में उसके मेन रोल है। वो उनमें फर्स्ट आता है, सबसे पहले है ईड। ये जन्मजात होता है और अचेतन भाग में होता है। एक्चुअली ये काम करता है सुख के सिद्धांत पर। इसमें हर व्यक्ति, उसकी कुछ इच्छाएं होती है, कुछ ख्वाब होते हैं, कामनाएं होती है, जो उसका पैसे कमाने के बाद जो वो करना चाहता है या फिर अगर उसको स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है, वो चीज़ें करने का अगर उसमें हैसियत है तो वो क्या करना चाहेगा। जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म होती है, हर एक इंसान की एक ओरिजिनल फॉर्म होती है। सपोज कि अगर किसी के ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है तो वो घूमना फिरना पसंद करेगा, काम पे जाना पसंद नहीं करेगा। तो ये ईड के अंदर आता है। फिर उसके नेक्स्ट आता है ईगो। ईगो यानी अहम। ये होता है वास्तविकता के सिद्धांत पे आधारित होता है। ये चेतन और अर्ध चेतन मन का हिस्सा होता है। ये हमें वास्तविक संसार है, जो प्रॉब्लम्स है उन उनसे उनके बेसिस पे बनता है। और ये वास्तविकताओं के, और जो ईड है, जो हमारी आइडियल्स, मतलब आइडियल जो बेसिक हमारा है कि जो सुख का सिद्धांत है, और जो हमारे पास मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जो भी कमी है, उन दोनों के बीच में संतुलन पैदा करने का काम करता है। तो इस प्रकार ये हमारी व्यवहार को, निर्णय को, इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है और इसी के आधार पर हम तार्किक निर्णय लेते हैं, व्यवहारिक निर्णय लेते हैं। तो ये ईड और ईगो को हमने पढ़ा। उसके बाद आता है एक सुपर ईगो। ये होता है नैतिकता और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। ये चेतन मन से जुड़ा होता है और ये व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को नियंत्रित करता है। सुपर ईगो जो हम ये समाज की, संस्कृति की चिंता करते हैं तो 4 लोग क्या कहेंगे, ये सुपर ईगो का पार्ट होता है कि अगर ये मैंने कर दिया, मैंने यूट्यूब वीडियो बना के लगा दिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सही से बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। ये सब सुपर ईगो के, जो भी आप नया काम करते हो तो जो डर होता है वो बिकॉज ऑफ सुपर ईगो। तो ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण के 3 जो बेसिक, जो 3 प्रमुख घटक है वो ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड, अहम एंड सुपर ईगो। फ्राइड ने मन की तुलना आइसबर्ग से की थी। जिस प्रकार एक समुंदर में बर्फ़ का टुकड़ा होता है, उसका मैक्सिमम 3/4 भाग जो होता है पानी के नीचे होता है और 1/4 ऊपर दिखता है। तो वैसे ही मनुष्य में, इंसान में, व्यक्ति में उसका जो चेतन भाग है वो बहुत ही जो चेतन भाग है वो ऊपर जो दिखाई देने वाला होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसका जो असली मेन अधिकांश हिस्सा होता है वो अचेतन होता है। अचेतन को कौन सा रिप्रेजेंट करता था? ईड। तो मैक्सिमम लोगों में जो हम पर्सनालिटी उनकी जो बेसिक होती है वो ईड होती है, यानी वो सुख के प्रति, सुख के सिद्धांत पर चलते हैं लोग। बट जो हमें दिखाई देता है वो चेतन यानी सुपर ईगो वाला दिखता है। बिकॉज
नैतिक और आदर्श मूल्यों के लिए लोग अपने आप को शो करते हैं, ठीक है। जबकि हकीकत ये होती है कि हर एक इंसान का थर्ड फोर्थ पार्ट, हर एक इंसान की जो अपनी इच्छाएं, काम प्रवृत्तियाँ, स्वाभाविक आवेग है, उनकी संतुष्टि के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये फ्राइड का आइसबर्ग का सिद्धांत था और व्यक्तित्व का सिद्धांत था। व्यक्तित्व इसमें उसने फ्राइड ने और आगे कहा है कि व्यक्तित्व के विकास में बचपन के विभिन्न मनोवैज्ञानिक और यौनिक चरण महत्वपूर्ण होता है इसमें। और इस सिद्धांत के अनुसार फिर अचेतन मन में दबी हुई संभावनाओं, अनुभवों, इसके अनुसार, इन सिद्धांतों के अनुसार जागरूक करना होता है और इसका उपयोग मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने में किया जाता है। दोस्तों, व्यक्तित्व का जो अगला सिद्धांत है वो है शील, गुण व प्रकार सिद्धांत, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसको ट्रेट थ्योरी बोलते हैं। शील गुण का सिद्धांत क्या होता है कि उसको ट्रेट थ्योरी बोलते हैं। ये एक वैज्ञानिक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यक्ति के उन गुणों के बारे में बताता है। इसके अनुसार हम उन गुणों का अध्ययन करते हैं कि जो बदलते नहीं हैं, ये स्थायी रहते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति निर्णय लेता है। उसका विचार, भावनाएं, उनका एक पैटर्न होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है। उसी के अनुसार हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, जो उसके पर्सनालिटी को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये सच्चा है, ईमानदार है, या फिर उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सपोज कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन है जिसकी आदत है कि धोखा देना। अगर मान लो कोई रिलेशन में धोखा देता है, उसने पीछे 2 बार धोखे दिए हैं, 4 बार धोखे दिए हैं, तो नेक्स्ट इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि वो नेक्स्ट रिलेशन जब बनाएगा तभी वो धोखा ही देगा। उसी हिसाब से अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है जिसका गुण है, शील गुण है, ईमानदार है, तो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ गुण होते हैं जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जो इनिशियली बिल्डअप हो गए तो वो लास्ट तक, जब तक बंदा मरेगा तब तक वो वैसे ही रहेंगे। तो ये शील गुण का सिद्धांत उसके आधार पर बना हुआ। इसमें शील गुण सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ स्थायी गुण होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। शील गुण व्यक्ति के व्यवहार और सोच को विभिन्न परिस्थितियों में निर्देशित करते हैं। सपोज भाई, पहले वाला एग्जांपल, अगर कोई डर का माहौल है, पैनिक सिचुएशन है, तो एक कमज़ोर व्यक्ति होगा, वो डर जाएगा, वो सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं जो थोड़ा साहसी व्यक्ति होगा तो वो हिम्मत दिखाएगा और वो उसको हैंडल करने की कोशिश करेगा। सेम लाइक जस्ट कुछ लोग छोटी सी बात को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो वो उनके शील गुण के सिद्धांत है। विभिन्न व्यक्तियों के शील गुणों, हाँ, हर एक व्यक्ति में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति 100% बेईमान, 100% ईमानदार, 100% डरपोक, 100% बहादुर, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति में हर एक गुण का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है। ये इस प्रकार से है कि 90%, 70% व्यक्तित्व बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वो होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। उसमें क्लियर कट कुछ नहीं होता। हर एक व्यक्ति में शील गुण जो होते हैं, जितने भी शील गुण हैं, उनकी एक मात्रा होती है, मतलब डिफरेंट मात्रा होती है और उनका प्रकार भी अलग होता है। मान लो कोई व्यक्ति 70% ईमानदार है तो वो 40% बेईमान है। 40% ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ वो बेईमानी करें। कोई 90% ईमानदार है तो 10% एक्सट्रीम सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पे वो कुछ गलत करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ऐसे ही करके ये फिर इस प्रकार से अलग अलग पर्सनालिटीज़ बनती है जो हमें दुनिया में दिखते हैं ना, अलग अलग तरह के लोग। कभी कोई कैसा सामने सही बोलता है, पीछे झूठ बोलता है। तो ये इन सब गुणों में अलग अलग मात्रा में होना और अलग अलग प्रकार के गुणों की एक व्यक्ति में
अलग अलग लोगों में अलग अलग मात्रा होती है। किसी व्यक्ति में कोई गुण ज़्यादा मात्रा में है, किसी व्यक्ति में दूसरा वाला गुण अपोजिट गुण ज़्यादा मात्रा में है, तो वो टोटली डिफरेंट हो गए। इसी के हिसाब से फिर मान लो किसी व्यक्ति में दोनों 50-50% है, तो कई बार ऐसे होता है, हमने देखा भी है जनरली, कि जो एक अच्छा दोस्त है, एक व्यक्ति जो अच्छा है, सपोज हमारी नज़रों में अच्छा है, जनरली 60% पॉपुलेशन की नज़रों में वो अच्छा है। एक व्यक्ति जो बुरा है, वो 60% पॉपुलेशन की नज़र में वो बुरा है, ठीक है। तो एक अच्छा हो गया, एक बुरा हो गया, फिर भी दोनों का एक कॉमन मित्र, कॉमन फ्रेंड हमें मिल सकता है। तो फिर क्या हुआ, जो एक अच्छा है एक बुरा है, उन दोनों के बीच में एक ऐसा इंसान आ गया जिसकी दोनों से बनती है। तो ये क्या है, ये वही शील गुणों का अलग अलग मात्रा में, अलग अलग प्रकार के गुणों का अलग अलग मात्रा में मिलना है, जिससे वो सामंजस्य बैठ जाता है। अभी हम नेक्स्ट आते हैं शील गुण के प्रकार। तो इसमें ये 3 शील गुण हैं, कुछ होते हैं मुख्य शील गुण। वे गुण जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का बुनियादी, जो बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है, और अधिकांश व्यवहार को वो प्रभावित करता है। अभी हम शील गुणों के प्रकारों को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें 3 प्रकार के जो मुख्य जो है शील गुण है, उसमें है पहला है मुख्य शील गुण, जो ये के बुनियादी व्यक्तित्व को बनाते हैं, उसको बोलते हैं मुख्य शील गुण। उसके बाद आता है प्राथमिक शील गुण, ठीक है। ये विशेष परिस्थितियों में प्रकट होते हैं और व्यक्तित्व के कुछ हिस्सों को निर्देशित करते हैं, जैसे पसंद नापसंद, इन सबको। इसके बाद आता है विशिष्ट शील गुण। ये अत्यधिक प्रभावशाली गुण होते हैं जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। उनके जीवन में एक विशिष्ट शील गुण था, वो था अहिंसा का। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आई जब मूवमेंट जो उन्होंने आंदोलन चलाए थे, वो अपने उस पे टॉप पे थे, मतलब तीव्र थे, असहयोग आंदोलन हो। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिसकी जो हिंसक घटनाएं थी, जो उनको बिल्कुल मान्य नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी की लड़ाई हिंसक तरीके से जीती जाए। तो उनके लिए ये एक विशिष्ट शील गुण था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने उसको आंदोलन तक को रोक दिया था इस गुण के लिए। और इसी अहिंसा के सिद्धांत की वजह से ही आज दुनिया महात्मा गांधी जी को जानती है। ये एक शील गुण था जो उन्हें महान बनाता है। शील गुण के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसमें गॉर्डन ऑलपोर्ट का सिद्धांत है, जो मुख्य, द्वितीयक एवं केंद्रीय शील गुण है। कैटेल का सिद्धांत है, जो 16 प्रमुख शील गुणों को सरफेस, सतही और सोर्स में बांटता है। और उसके बाद एक हैंस आइजनैक का सिद्धांत है, जिन्होंने व्यक्तित्व के 3 मुख्य आयामों की पहचान की है। ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिरता और स्टेबल, अनस्टेबल, और मनोवैज्ञानिकता। इन 3 गुणों के आधार पर ये हैंस आइजनैक का सिद्धांत है। अगर आपको इन तीनों सिद्धांतों में से किसी के बारे में बहुत विस्तार में बात करनी है, तो हम इसके लिए अगला वीडियो बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।